2024 में आईएएस बनना चाहते हो? तैयारी स्टार्ट कर दी है? लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप यूपीएससी वर्दी हो भी कि नहीं? प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है? ये कैसे पता लगेगा? भाई सबका तो चाचा मामा पापा आईएएस आईपीएस तो होते नहीं है। तो ऑल इंडिया स्मैश स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 2024 अटेम्प्ट करो। आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, रजिस्टर करते ही आपको 10,000 का माल, 10,000 का स्टडी मटेरियल, लेक्चर और इसके साथ हमारे रैंकर के साथ एक 1-to-1 सेशन जहां आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं, ये सब मिलेगा। तो दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करिए तुरंत। हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति राज लक्ष्मी और मेरी यूपीएससी सीएसई 2021 में इस बार 25th रैंक आई है। सो इस वीडियो के थ्रू आई एम गोइंग टू शेयर माय स्ट्रैटेजी फॉर माय ऑप्शनल। आई हैड चोजन एंथ्रोपोलॉजी एज माय ऑप्शनल। Before I dive into the video, I'll give a brief background of where I am coming from. So I have had my schooling in Jamshedpur and Delhi. उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में IIT BHU से हुआ था। ये मैं इसलिए बैकग्राउंड दे रही हूँ जस्ट टू एम्फेसाइज कि मेरा एंथ्रोपोलॉजी से कोई भी कनेक्शन पहले नहीं हुआ था। तो वाई डिड आई चूज दिस सब्जेक्ट एज माई ऑप्शनल? तो व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CSE मैंने ऑप्शनल की लिस्ट देखी और मैंने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में सुना बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैड क्लियर्ड विद दैट सब्जेक्ट और उनके वीडियोस को देखा तो मेरा थोड़ा सा उस सब्जेक्ट के प्रति जो है काइंड ऑफ झुकाव शुरू होना स्टार्ट हुआ। बट देन आई हैड नो नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट, तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अपॉन इट। तो मैंने उसके जो भी मेरे पास मटेरियल था मैंने थोड़ा सा ख़रीदा उसका जाकर और उसको जो है पढ़ना काइंड ऑफ बस एक नॉवल या एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ना शुरू किया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अच्छा इसीलिए लगा बिकॉज़ मुझे नई चीज़ों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है और एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट विच नेवर बोर्स यू बिकॉज़ वो आप इंसान के बारे में मल्टीपल डायमेंशंस को कवर करती है। इंसान की बायोलॉजी को कवर करेगी, इंसान की पैलिएंटोलॉजी जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स हुए हैं जिनसे हम इवॉल्व होकर आए हैं, इंसान का जो हिस्ट्री रहा है इवन बिफोर द प्री हिस्टोरिक पीरियड, और इंसान की जो सोसाइटी है उस पार्ट को स्पेसिफिकली ट्राइबल्स को कवर करती है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू कंटेंट जो मुझे पता चला एंड आई डेफिनेटली बिकेम वेरी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट और आई वॉज श्योर कि मैं इसको जो है 4-5 महीने तक आई विल बी एबल टू सस्टेन विद दिस सब्जेक्ट और इस पर मैंने इसको अपना ऑप्शनल सिलेक्ट कर लिया। तो आप भी अपना ऑप्शनल जो है इस क्राइटेरिया पर ही चूज़ करें। अगर आपका ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में रहा है तो आई वुड एडवाइज़ कि आप उसी तरह से अपने ऑप्शनल को चूज़ करें। सिंस मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं था इसीलिए मैंने एक नया सब्जेक्ट चुना जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर सेलेक्टिंग योर ऑप्शनल। सो नाउ कमिंग स्पेसिफिकली टू एंथ्रोपोलॉजी कि कैसे प्रिपेयर करना है। सो आई थिंक बेसिक बुक लिस्ट सबके पास अवेलेबल होती है बट मैं फिर से अपने रिसोर्स लिस्ट को एक बार रिपीट कर दूंगी। तो मैंने फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए पी नाथ एक बुक आती है उसको रेफ़र किया था। सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने ब्रेन ट्री का मटेरियल फॉलो किया था प्लस NK वैद सर की एक बुक आती है उसको फॉलो किया था। एंड फिर उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ वाला जो पार्ट होता है उसको मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा के लेक्चर्स से कवर किया था। एंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजी मैंने नदीम हसनैन से की थी और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी मैंने नदीम हसनैन, ज़ाज़ा कमेटी की रिपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो एनुअल रिपोर्ट आती है उससे किया था। सो ये मेरे अलग अलग सोर्सेज थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इग्नू के मटेरियल से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन किया और उसके अलावा जो विवेक भास्मे सर की एक किताब है
जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है उससे मैंने काफ़ी सारा वैल्यू एडिशन किया था। देयर इज़ ऑल्सो अक्षत जैन सर की किताब, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे उस समय उसके बारे में नहीं पता था, बट दैट इज़ ऑल्सो अ गुड बुक फॉर वैल्यू एडिशन। सो दीज वर द बेसिक बुक्स जिसको मैंने फॉलो किया। मेरा अप्रोच किया था बहुत, आई थिंक यही अप्रोच शायद सब लोग फॉलो करते हैं जो इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैंने सिलेबस निकाला एंथ्रोपोलॉजी का, और हर एक मैंने टॉपिक वाइज जो है, जो सिलेबस में टर्म्स हैं उन पे नोट्स बनाए। सो अब जैसे मैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कर रही हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है, आई एंश्योर्ड कि मेरे पास 2-3 पेजेस ऑफ कंटेंट उस पर बना हुआ है। तो यही चीज़ जो है मैंने हर एक सब्जेक्ट, हर एक पार्ट ऑफ द सिलेबस के लिए किया है, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। आपको कोई भी बुक कवर टू कवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इंश्योर कीजिए कि हर टॉपिक जो कि आपका सिलेबस में लिखा है उस पे आपके पास 2-3 पेज का कंटेंट होना चाहिए। एंड इस एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी मदद करेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इस प्रोसेस में सिंस मैं इतने शॉर्ट में बता रही हूँ, पर इस प्रोसेस में आराम से 6 महीने लग जाते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, और बुक्स को एक बार एक तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है उनके नोट्स बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो प्लीज़ बी वेरी पेशेंट, आपको टाइम लगेगा, पर अगर आप अच्छे से करेंगे तो सिलेबस ख़त्म होता है। नाउ स्पेसिफिकली मेरे कुछ इनपुट्स हैं जो आपको शायद इस पेपर में मदद करेंगे। सो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में स्पेसिफिकली, सिंस मुझे ऐसा लगा कि जो पी-नाथ का कवरेज है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप बायोलॉजिकल टर्म्स के साथ फेमिलियर नहीं है तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज़ गूगल दोज टर्म्स, उनको पहले समझने की कोशिश कीजिए, और उनका मीनिंग जो है उसी बुक में लिख लीजिए। तो बाय सेकेंड और थर्ड रीडिंग आप उन टर्म्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, और वो होना ज़रूरी है अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उसके अलावा ड्रॉ अ लॉट ऑफ डायग्राम्स, क्योंकि इसमें थोड़े टेक्निकल डायग्राम्स होते हैं, स्कल बनाना पड़ता है, तो उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले से, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ड्रॉ ओनली रेलेवेंट डायग्राम्स फॉर द एग्ज़ाम, जिस तरह का चीज़ पूछा गया है उसके हिसाब से कीजिए। एंड आई थिंक फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए इन चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में जो भी आपके टर्म्स है सिलेबस पे, उस पे नोट्स बनाइए, जो मैरिज है, फैमिली है, किनशिप है, एंड ऑल्सो इंश्योर कि आप जो है उन पर एग्जाम्पल्स कलेक्ट कीजिए। सो ग्लोबल एग्जाम्पल्स, आपको एक एम्बर एंड एम्बर नाम की भी किताब आती है, तो उससे आप कलेक्ट कर सकते हैं, और इंडियन एग्जाम्पल्स जो भी हैं आप इनके वैद सर की बुक से भी ले सकते हैं, और जो आप इंडियन एंथ्रोपोलॉजी वाली बुक में पढ़ेंगे उससे भी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो नदीम हसनैन की है, या फिर ब्रेन टी मटेरियल से भी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। उसके अलावा ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में अ लॉट ऑफ टाइम्स लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ज़ाज़ा कमेटी की रिपोर्ट क्या हमें कवर टू कवर पढ़नी है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्ट 400-500 पेज की है और हमारे पास इतना टाइम अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है। तो आप सिलेबस के टर्म्स लीजिए, जैसे अगर आप सिलेबस देखेंगे ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के तो 10-11 प्रॉब्लम्स उनकी लिस्टेड है उसमें, जैसे पॉवर्टी होगा, इनडेटेडनेस होगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप इसको ऑनलाइन पढ़िए, उस कंट्रोल F करके सिंपली जो है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सर्च कीजिए, और उसमें उन्होंने जो भी उससे 10-12 इश्यूज़ लिखे हैं उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ से बहुत सारी केस स्टडीज़ को आप उठाइए और अपने आंसर्स में उसको यूज़ करने की भी कोशिश कीजिए। तो इसको आप ज़रूर से अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जहाँ पर भी आपको नदीम हसनैन या फिर ज़ाज़ा कमेटी रिपोर्ट से केस स्टडी नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए जो है आप जर्नल्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने
academia.edu या फिर JSTOR करके एक जर्नल आता है, वहाँ पर मैं इन स्पेसिफिक टॉपिक्स जहाँ पर मेरे पास केस स्टडीज़ नहीं थी उसके लिए सर्च करती थी, और वहाँ से किसी भी रिसर्चर ने अगर उस फील्ड में काम किया है तो उसकी स्टडी को मैं 4-5 लाइंस में काइंड ऑफ समराइज़ करके लिख लेती थी। इससे थोड़ा सा इनोवेटिव कंटेंट हो जाता है जो कि बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एंड दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर मेंस एग्जामिनेशन, नॉट ओनली फॉर एंथ्रोपोलॉजी। हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बाकी से कुछ अलग लिखें। सो आप ये जर्नल वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डू अ लॉट ऑफ रिसर्च फ्रॉम इग्नू ऑल्सो। इग्नू में भी काफ़ी सारे स्कॉलर्स के व्यूज़ होते हैं, केस स्टडीज़ होती हैं जो आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। उसके अलावा रिसोर्सेज के टर्म्स में बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से वैल्यू एडिशन कीजिए। फिर आंसर राइटिंग के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने प्रीलिम्स के पहले कोई टेस्ट नहीं लिखा था, बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई एडवाइज। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए नहीं लिखा था, बट आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से ही इसके टेस्ट लिखना शुरू कर दीजिए, और इससे आपको एक अच्छा फीडबैक मिलता रहेगा। मैंने L2A जो कोचिंग है वहाँ पर टेस्ट लिखे थे, तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही 10 टेस्ट लिखे थे। आपको जो प्रोग्राम सूटेबल हो आप उससे लिखिए। तो टेस्ट लिखने से ये फ़ायदा होता है कि सिंस एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी चीज़ें जो है याद करनी पड़ती हैं, तो आप अगर उसको बार बार लिखेंगे तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स। और प्लस जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं उनको टैकल करने का भी तरीका मिलता है। जब आप फोर्स करते हैं अपने आप को उनको काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज़ में अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपके पास जो भी कंटेंट ऑलरेडी है उसको आप उसमें यूज़ करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा जो है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, बिकॉज़ बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली रिपीट होते हैं, तो उन पे जो है अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक तो सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाएगा, प्लस आपको पता भी होगा कि अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे जाके। तो रिगार्डिंग कि इसमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एक आंसर में क्या होना चाहिए, सो डेफिनेटली हर एक कॉन्सेप्ट से मोस्टली जो है एंथ्रोपोलॉजी में एक स्कॉलर एसोसिएटेड है, तो डेफिनेटली राइट दैट नेम कि कौन सा स्कॉलर एसोसिएटेड है। इवन अगर आप जो स्पेशली जब ट्राइबल्स के प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन कर रहे हैं तो उसमें भी आप उसको जीएस की तरह ना लिखिए, स्टैटिस्टिक्स अगर आपके पास कुछ नहीं है तो तब आप स्टैट्स ही यूज़ कीजिएगा, पर डेफिनेटली वहाँ पे स्कॉलर्स के ही व्यूज़ को यूज़ कीजिए, केस स्टडीज़ को ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कीजिए। सो ये नदीम हसनैन की जो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वहाँ पर बहुत मिल जाता है, ज़ाज़ा कमेटी की रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो वहाँ से जो केस स्टडीज़ हैं या स्कॉलर्स ने अगर कोई इशू को रिसर्च किया है, उनकी कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसको जो है ज़रूर से नोट डाउन कीजिए और उनको सब्सटैंशिएटिंग पॉइंट की तरह लिखने की कोशिश कीजिए, ना कि कोई डेटा या सिंपल रिपोर्ट्स को। जिससे थोड़ा सा आंसर एंथ्रोपोलॉजिकल लगने लगता है। और एंड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, क्योंकि इसको आप और भी क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं एक बार अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। प्लस मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं इन थ्योरीज पर, दे आस्क यू टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज थ्योरीज इन डिटेल। तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना थ्योरीज का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड 2-3 रीडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग बन भी जाती है, तो उस पर बहुत फोकस कीजिए। बिकॉज मुझे जो है बहुत टाइम लगा था उन थ्योरीज के एक्चुअल एसेंस को समझने के लिए, तो और इसका बहुत ज़्यादा रिटर्न भी आता है। फिर आंसर में हमें कैसे फॉर्म में लिखना है, पॉइंट्स या पैराग्राफ, आपको जो सूटेबल लगे, आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगे, मुझे या फिर आप दोनों का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर मुझे कोई चीज़ डेप्थ में एक्सप्लेन करनी होती थी, मैं पैराग्राफ फॉर्म यूज़ करती थी, जैसा मैंने थ्योरीज़ के लिए बताया था। सो हमारे टाइम पर एक क्वेश्चन आया था क्लिफोर्ड गीट्स पर, तो उसमें मैंने पैराग्राफ में लिखा, बिकॉज मुझे लगा कि वहाँ पर मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, जो कि पैराग्राफ फॉर्म से पॉसिबल है। पर जहाँ पर मल्टी डायमेंशनल कवरेज चाहिए, वहाँ पर आप पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब हमें होमो इरेक्टस के फीचर्स बताने हैं, तो वहाँ पर हम पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ट्राइबल
ट्राइबल्स के प्रॉब्लम्स बताने हैं तो वहाँ पर हम पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। सो अपना डिस्क्रिशन यूज़ कीजिए, और इसमें भी एक जीएस के आंसर की तरह आपको प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करने के लिए मैप यूज़ करना है, टेबल यूज़ करना है, डायग्राम यूज़ करना है। डायग्राम तो खैर हमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बनाना ही होता है और प्री हिस्टोरिक वाले पार्ट में, तो डायग्राम्स आपको एनीवेज यूज़ करना ही है, पर ये सब चीज़ों को जैसे आप जीएस में यूज़ करते थे वैसे भी यूज़ कीजिए। आई थिंक मैंने प्री हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पहले डिस्कस नहीं किया था, सो उसके लिए जो है मैंने डीके भट्टाचार्य की सिलेक्टिव रीडिंग की थी विथ रिगार्ड्स टू जो डेटिंग मेथड्स होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं उनके ही मैंने नाम लिखे थे। उस बुक को कवर टू कवर बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इंश्योर कीजिए कि हर एक पीरियड पे उनके फीचर्स पर आपके पास 5-6 पॉइंट्स होना चाहिए, उनकी कुछ 6-7 साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक दैट मच कवरेज इज़ इनफ। एंड डेफिनेटली सिंस कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप एम्बर एंड एम्बर को यूज़ करके जो वर्ल्ड की साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं, उनको वहाँ से एम्बर एंड एम्बर का कवरेज मुझे बहुत बेटर लगा था। जैसे नतूफियन कल्चर पर एक कभी क्वेश्चन आया था, हमारे टाइम पर जो है नियर ईस्ट पर क्वेश्चन आया था, तो ये सब चीज़ों को आप एम्बर एंड एम्बर से कवर कर सकते हैं। तो जो भी रिसोर्स यूज़ कीजिए उसके आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवाइज कंटेंट, अलग अलग जा के वापस फिर से बुक्स को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी बनाइए उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसमें बहुत सारा वैल्यू एडिशन कीजिए। जैसा मैंने बताया था, जर्नल से, इग्नू से, आपके पास जो भी मटेरियल है उससे वैल्यू एडिशन कीजिए कि अलग कंटेंट लगे, और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, पास्ट ईयर पेपर्स भी और टेस्ट सीरीज भी, दिस मच इज़ इनफ। और जस्ट मेंस के पहले जो आपका एंथ्रो का पेपर है अच्छे से रिवाइज करके जाइए, क्योंकि और रिवीजन में अगेन वही सारे पॉइंट्स पर फोकस कीजिए जो आप भूल सकते हैं, और उसमें वो स्पेसिफिक पॉइंट्स आ जाते हैं जो केस स्टडीज़ आपने कलेक्ट किया था या कोई स्कॉलर के व्यूज़ को आपने कलेक्ट किया था, उन सब चीज़ों को रिवाइज करने पे ध्यान दीजिए रादर दैन जेनरिक पॉइंट्स जो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आप इस अप्रोच से चलिए, जहाँ पर आपके नोट्स बन गए हैं, आपने टेस्ट लिख लिया है और आपने उनको सफिशिएंटली रिवाइज कर लिया है, दिस मच इज़ इनफ फॉर एंथ्रोपोलॉजी। सिंस मैंने ये देखा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंडेंसी अमंग पीपल की सिंस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बुक आ रही है तो वो शायद उसी को सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं या उसी को पढ़ के चले जाते हैं। सो आई वुड से कि उससे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और ये कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि हमें कहीं कंटेंट उठाना है और जाकर उसको डायरेक्टली लिख देना है। आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, आपको और कंटेंट, अलग कंटेंट कलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सिर्फ 1 या 2 बुक्स के सहारे नहीं रहे, अलग अलग बुक्स से कंटेंट लें, पर सिलेक्टिवली उसको अपने आंसर्स में यूज़ करें। I think this much is enough for anthropology, and if you have decided to take this subject as an optional, so please try to persist with it. आप ऑप्शनल में मार्क्स ऊपर नीचे हर साल होते रहते हैं, सिर्फ ये सोच से मत आइए कि इस ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे या इस ऑप्शनल में बहुत कम मार्क्स आएंगे। किसी भी सब्जेक्ट के साथ परसिस्ट करना होता है, और एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी मुझे चलना ही पड़ा। बहुत सारे हर्डल्स आए जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, बिकॉज मेरा पूरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। बट अगेन मैं इसमें लगी रही, मैंने समझने की कोशिश की, अपने नोट्स बनाए, और डेफिनेटली दिस हेल्प्ड मी इम्प्रूव माई अंडरस्टैंडिंग। तो आप भी समझिए, सब्जेक्ट के साथ थोड़ा बैठिए, उसके साथ परसिस्ट कीजिए। 6 महीने आराम से लग जाते हैं प्रिपेयर करने में, आपको लगेगा, बट प्लीज़ कंटिन्यू टू परसिस्ट, and this is very important. So thank you for watching this video.